हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एके मिश्रा स्टडी सेंटर पे। साथियों, हम पिछले वाले वीडियो में देखे थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एक प्रकार के निबंध है, उस कहानी के बारे में हम जाने थे। कल हम सब्जेक्टिव डालते लेकिन नहीं डाल पाए। आज हम आए हैं आपको सब्जेक्टिव लेकर, जो कि गोधूली फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा का ये फर्स्ट चैप्टर है, उसका आज हम सब्जेक्टिव लाए हैं। साथियों, हम आपको बोले थे कि आप हमारे कदम से कदम मिलाकर चलिए, हम आपके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और 2025 में बिहार बोर्ड में हिंदी में 100 में 100 लाएंगे। मात्र एक लेक्चर में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जाने थे, दूसरे लेक्चर में हम लोग कहानी के बारे में जाने थे, और आज तीसरा लेक्चर में एक खूबसूरत बोर्ड पे एक खूबसूरत सा सब्जेक्टिव लेके आए हैं। साथियों, आप मात्र हमें 30 मिनट इसमें दीजिए, 30 से 35 मिनट। इसी में 30 से 35 मिनट के अंदर हम सब्जेक्टिव डील करेंगे और हम गारंटी लेते हैं कि इससे बाहर कहीं सब्जेक्टिव नहीं जाएगा। तो बगैर समय लिए हम लोग डायरेक्ट क्लास की ओर चलते हैं, क्योंकि साथियों मेरा आदत नहीं है आपको अपने बातों में उलझाना। हमें डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं और काम पे चलते हैं। तो आपका हम समय नहीं लेंगे, आप बस इतना ही कहेंगे कि यदि आप एके स्टडी सेंटर पे ज्वाइन किए हैं, आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने साथी जो क्लास 10th में हैं उन्हें भी बताइए कि एके मिश्रा स्टडी सेंटर पे हिंदी कैसा लगता है, और एके मिश्रा स्टडी सेंटर को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बस यही। और इसी के साथ अब हम चलते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सब्जेक्टिव की ओर। साथियों, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ये एक प्रमुख क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। देखिए, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी समाज जो है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक इसमें क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अभी आधुनिक युग आ गया है, डिजिटल युग आ गया है। मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल युग है, तो यानी कि हम लोग आधुनिक युग में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी जाति पाति मानते हैं, जात पात मानते हैं। तुम इस जात का हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम मंडल हो, तुम यादव हो, तुम मोची हो, तुम इस जाति का हो। नहीं, अब हमें क्या मानना चाहिए। हम एक हिंदू हैं, हम एक इस्लाम धर्म से हैं, हम भारतवासी हैं। सबसे प्रमुख बात एक ही मानना चाहिए, आई एम इंडियन, यानी कि मैं भारतीय हूँ। तो यहाँ देखिए, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, तो ये आपको बताए कि इस आधुनिक युग में, पहले तो मानता ही था, पहले जो होता था तो वो मानते ही थे, लेकिन अभी ये डिजिटल युग आ गया है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि जाति पाति मानते हैं, फिर भी हम लोग जात पात मानते हैं। आपको हम पिछले वाले में श्लोक में बताए थे कि जात पात लखे ना कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जाति पाति दुनिया में है ये नहीं है। जो भगवान का नाम लेता है वो भगवान के होते हैं, यानी कि हम लोग हैं। जैसे देखिए, शिव गुरु चर्चा होता है, उसमें सब जाति कोई हो ये नहीं कहता है कि शिव चर्चा में शिव शिष्य जो होते हैं वो ये नहीं कहते हैं कि आप इस जाति के, नहीं, वो उसमें डायरेक्ट कहते हैं प्रणाम गुरु है, उसको कहते हैं प्रणाम गुरु बहन। सब भाई बहन है, सब एक जाति के हम लोग हैं। तो यही जातिवाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोले थे, बाबा साहब बोले थे कि अभी इस आधुनिक युग में भी लोग क्या करता है, जाति पाति मानता है। तो लेखक ये आपसे पूछे कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, तो शायद अब आप एक बार में और 1 सेकंड में आंसर दीजिएगा कि लेखक इस विडंबना की बात जो कर रहे हैं कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, यानी जातिवाद को मानते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। देखिए, कहीं कहीं पे ये जातिवाद अच्छा भी है। जैसे हम श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में बोले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बाबा साहब थे, इन्होंने एक इंग्लिश में निबंध लिखे थे जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसका ये श्रम विभाजन हिंदी रूपांतरण है। लेकिन साथियों, हम आपको बोले कि कहीं कहीं पे जाति प्रथा सही भी है। अब कहाँ पे जाति प्रथा है इसको हम बताते हैं। अब जैसे देखिए, आप यदि किसी यादव जाति के लोग को बोलिएगा कि हम बाल काट दीजिए, वो बाल नहीं काटेगा। किसी ब्राह्मण के जाति के लोग को बोलिएगा कि आप मेरे जूता में पॉलिश कर दीजिए, तो नहीं करेगा। कहीं कहीं पे ये सही भी है। अब नाई का काम है बाल काटना, यहाँ पे जातिवाद सही है तो भी वो बाल काटता है। ये निश्चित है कि वो नाई बाल काटेगा, ठीक है साथियों। अब कोई और बाल काटने लगता है ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ निश्चित है कि नाई बाल काट सकती है। मोची का काम है कि जैसे चप्पल जूता सीने का कार्य। अब यादव लोग का भी अलग कार्य बना हुआ है।
पंडित जी का काम है आपके घर में पूजा पाठ करवाने के लिए। हर एक का यहाँ पे जातिवाद इसके पोषकता में क्या करता है कि ये साथ देता है। तो यहाँ लिखा हुआ है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। कहीं कहीं पे जातिवाद को सपोर्ट भी किया जाता है। जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरी रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। हम आपको अभी बताए कि कार्य कुशलता करने के लिए नाई का निश्चित है बाल काटना। यदि नाई बाल काटना छोड़ दे तो बताइए बाल कौन काटेगा। मोची यदि चप्पल जूता सीना छोड़ दे बताइए कौन सिएगा। अगर ब्राह्मण पूजा कराना छोड़ दे तब तो आप लोग तो कहिएगा कि हम ही पंडित जी बन जाएंगे। वो तो है, आप करा सकते हैं पूजा, लेकिन भगवान ने बना के दिए हैं तो ये एक कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए कि कार्य कुशलता, कार्य को अच्छे तरीका से करने के लिए, एक ढंग रूप में करने के लिए जातिवाद भी आवश्यक है, लेकिन जातिवाद करना आवश्यक नहीं है साथियों। आप कहिएगा सर आप तो अभी बोले कि जातिवाद आवश्यक है लेकिन जातिवाद करना आवश्यक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अब मानिए नाई का काम है बाल काटना, अब हम कहेंगे जा तू बाल तोहरा है बाल काटने का काम, हम तो रास नहीं सटेंगे। जो दक्षिण अफ्रीका में नियम था ना गोरा काला का भेद, गोरखा का आदमी देखता था काला आदमी को यदि गोरखा आदमी देख लेता था तो गोरा आदमी क्या करता था, काला लपड़ा देता था। एक गधा भागी हंस। लंगर आदमी भुटवा को देखता था तो उसको लपड़ा देता था, जिससे महात्मा गांधी जी ने हटाए थे। तो वही कहने का अर्थ है कि हमें जैसे नाई का काम है बाल काटना, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये कहेंगे कि हम उसको मानेंगे छुआछूत, ये मानेंगे कि जातिवाद, तब तो गलत है साथियों। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। अब हम ही आपको बताए कि जातिवाद सही है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बोले कि नहीं, इसमें हमको आपत्ति है, यानी कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जातिवाद प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करते हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन सही विभाजन नहीं है। देखिए इनका कहने का अर्थ था कि यदि आप कार्य कुशलता के लिए जाति पात करते हैं, श्रम विभाजन करते हैं तो सही है, सभ्य समाज के निर्माण के लिए ठीक है, लेकिन साथियों कि यदि इसी में हम यदि देखिए यहाँ लिखा कार्य के साथ यदि विभाजन करना चाहे तो ये सही नहीं है। हम तो अभी आपको बताए कि वो करने के लिए सही है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं तुम ये का तुम हो तो ये जाति का, तुम ये हो तुम वो हो, ये ऐसे करेंगे, छुआछूत मानेंगे, ये उसको ये नीचे नजर से देखेंगे, उसको गलत नजर से देखेंगे। तुम यार सदा जाति का है, तुम उसको नजर से नीचे नजर से देखेंगे। तुम ओबीसी हो, तुमको हम जनरल है एकदम, हम तो इसमें है। तुम ईबीसी हो, तुम एकदम नीचे हो। एससी हो, तुम ये हो, तुम एसटी हो, ये हो। लेकिन नहीं, क्यों करना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। कार्य कुशलता के लिए हमें है, लेकिन बाबा साहब को इसमें आपत्ति थी। अगला क्वेश्चन साथियों 4 नंबर में कहता है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। देखिए इसका आंसर है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व में के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ समझिएगा कि बात को समझिएगा। क्वेश्चन कहने का क्या अर्थ है, हम आपको बताए थे कि जैसे कि मजदूर कार्य करता है, हम उसको क्या कहते हैं, जा तू खेत में काम करता है। कोई यदि घर बनाता है, तू हमरा लगन नौकरी करे तोरा हम 500 रुपया देबो, तू खेबी तब जिंदगी जीबी, हमरा लगन काम करे छी, हम तोहर मालिक भेलियो, कहते हैं ना। तो यही ये कहने का अर्थ है कि जाति प्रथा के साथ साथ आप श्रमिक को भी अलग अलग भेदभाव से देखते हैं। दुनिया में कोई भी कार्य छोटा नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, ये भी कार्य छोटा नहीं है। हम झाड़ू लगाएंगे, ये भी कार्य छोटा नहीं है। दुनिया में कोई भी कार्य साथियों छोटा नहीं है। इसीलिए कहता है कि भारत जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच दिखाती है। यानी कि हम अभी आपको बोले ना कि हम ये हैं तो हम ये सोचते हैं, तुम नीचे से हो तो उसको नीचे देखेंगे, नहीं देखना चाहिए ना। वो भी कार्य करते हैं, वो भी एक प्रकार का कार्य है। हम पढ़ा रहे हैं, हम भी एक प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हम खेत में काम करेंगे, वो भी एक प्रकार का कार्य है। सब एक प्रकार से अच्छा हम कार्य करते हैं। उनके लिए आप पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए तो आपके लिए अच्छा है। कोई पढ़ लिख के नहीं पढ़ पाया, यदि वो खेत में ही काम कर रहे, यदि वो बोरा भी उठा रहा है, वो भी एक प्रकार का कार्य, अच्छा कार्य नहीं, वो बहुत अच्छा कार्य है साथियों। फिर हम श्रम के रूप से क्यों एक दूसरे को ऊंच नीच देखें।
तो यही कहना चाहते हैं बाबा साहेब कि भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को ऊंच नीच को दर्शाता है। यानी हम लोग नीचे भी देखते हैं, उसको नीचे दिखाना चाहते हैं। जहाँ तो छोटा काम करता है उसको नीचे दिखाना चाहते हैं, जो विश्व को किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ये ओनली वन भारत में ही ऐसा है और कहीं पे ये नहीं है साथियों। भारत में ही हम जातिवाद करते हैं, भारत में ही हम एक दूसरे को ऊंचे नीचे देखते हैं। आप विदेश चल जाइए, वहां पे ये सब रूल नियम नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम के नजर से यदि पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात इसमें कहा गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। अब जैसे देखिए, हमें किसी मोची के घर पे काम करने के लिए मिले या सदा के घर पे बोलेगा कि हमें तुम्हें 20,000 का महीना देंगे, तुम मेरे यहाँ मैनेजर का काम करो। हम क्या कहेंगे? नहीं, हम तोरा घर में काम नहीं करबा, हम ब्राह्मण छी, हम पंडित जी छिए, हम 52 बैग सदा घर में क्या काम करबे, हम सदा की नौकरी क्या खटबे, मोची की नौकरी क्या खटबे, है ना? तब तो हम तो बेरोजगार रहेगा ना। हम ऐसा क्यों कहेंगे? हमें जहां रुपया मिले, जहां काम करने के लिए मिले, हम वहां काम करेंगे। नहीं काम करेंगे तब तो बेरोजगार हो जाएंगे। तब कहेंगे जा, हमको सरकार नौकरी ही नहीं देते हैं, हमको मुख्यमंत्री साहब की तरफ से हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार नहीं मिलती है। या हम कहेंगे कि हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमको जो काम मिलता है वो काम करना चाहिए। आशा नहीं रखना चाहिए कि हमें जॉब ही होगी। नहीं जॉब है तो हम बिजनेस शुरू कर देंगे साथियों, कुछ ना कुछ करेंगे तो अपना रोजगार होता है। अब यही आके आ गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो अपने पूर्वजों ने किया हो। लोग अपने पूर्वजों के ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। जैसे तो इसको समझते हैं पहले, जैसे मेरे पिताजी पंडित जी हैं, पूजा कराते हैं, तो हम भी पूजा कराते हैं, लेकिन मेरे अंदर में और कुछ किसी चीज का जुनून होना चाहिए। जैसे मेरे अंदर में जुनून आ गया, नहीं पंडित जी तो एक तो है ये ना है, अब हम क्या करते हैं, पढ़ाते भी हैं, टीचिंग करेंगे। पढ़ाना मेरा शौक था। अब जैसे कहेंगे कि हम मोची है, कोनो काम नहीं मिलते एकदम, तो ये काम हमरा करिए जो बाप दादा करे लेन, क्यों? हम मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे, और भी कोई कार्य कर सकते हैं, और भी अच्छे बन सकते हैं। तो यही होता है कि हमें ये गलत हमारे दिमाग में फहमी आती है, हम गलत सोचते हैं, हमारे दिमाग में गलत सोच आती है कि जो हमारे पूर्वज ने कार्य किए हैं, जो हमारे पहले बाप दादा ने करते आए हुए हैं, वही हमको करना है। हम उससे अलग कर सकते हैं। बाप दादा यदि किसान करते, यदि वो किसानी कर रहे थे, तो आज हम भी करोड़पति बन सकते हैं, एक बिजनेस शुरू करके आगे जा सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं, एक IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, SP बन सकते हैं, DSP बन सकते हैं। लेकिन करना होगा ना मेहनत करना होगा। तो सबसे पहले क्लास 10th में अच्छा नंबर लाना होगा आपको ना साथियों। तो क्लास 10th में अच्छा नंबर लाना होगा, तो इसी प्रकार से समझने और अच्छे से जानने के लिए तो फिर AKM स्टडी सेंटर को ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के लिए कोई रुपया कोई पैसा नहीं लगता, बस लगता क्या है, बस सब्सक्राइब बटन को टिपना होता है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये क्या है, इसमें क्या बनती है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपको पूरे AKM स्टडी सेंटर पे ही मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको ये 5 क्वेश्चन अभी बताए हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जाति प्रथा जो है वह भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। आपको हम ये 5 क्वेश्चन समझाए हैं, शायद आपको समझ आया होगा। देखिए अब 6 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहले समझते हैं कि लेखक आज भी उद्योग और गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ा समस्या जाति प्रथा को क्यों मानता है। इसका देखिए कहता है कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। अब जैसे देखिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसी वक्त कहने लगते हैं कि ये इस जाति का है तो ये ब्राह्मण है तो ये पूजा करेगा, ये इस कास्ट का है तो ये करेगा, ये सदा है तो ये काम करेगा। तो साथियों, लेकिन यदि देखिए एक
मोटिवेशन में कहा जाता था कि एक लड़का था, ठीक है, उसके पिताजी बार बार कहते थे अपने बेटे को, देख वो डॉक्टर बन रहा है, देख वो आईएएस बन रहा है, तुम भी डॉक्टर बनो। लेकिन उस लड़का का मन था एक सिंगर बनने का। लेकिन जब उसे फोकस करवाते थे, हम जबरदस्ती किसी काम को करवाते हैं जिसे हम लोग टालू भाव में समझे थे टालू भाव में, कि साथियों कि किसी भी चीज का कार्य करने के लिए किसी को भी हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए। उसका मन क्या कहता है, वो क्या करना चाहता है। अब हमें टीचिंग करने का मन करता है, हमें पढ़ाने का मन करता है, अभी हमें जबरदस्ती कहना है तुम किसानी करो, तुम ये करो, तुम वो करो, या तुम पंडित जो तुम पूजा करो जबरदस्ती, लेकिन हमें पूजा कराने का मन नहीं करता है। अब इससे क्या होगा कि हमें आर्थिक पहलू में भी कमी आएगी, हमें रुपया पैसा में भी कम आएगा, हमें किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा। और यदि जिसके अनुसार हम जिस कार्य को अपने मन से चुनकर और हम खुद उस कार्य को करते हैं तो काम करने में मन लगेगा। अब जैसे मेरा मन है पढ़ाने का, हमको इस पे छोड़ दे तो हमको पढ़ाने में खूब मन लगेगा। आपका मन है आईएएस बनने का और फ्री छोड़ दे कि आप आईएएस बनिए, पढ़िए, जितना पढ़ना है पढ़िए, आपको जैसे पढ़ना है पढ़िए, तो आप आईएएस बन के रहिएगा। लेकिन यही पे आपका मन है आईएएस बनने का और आपको जबरदस्ती कहेगा कि तुम नहीं आईपीएस बनो या डॉक्टर बनो, फिर क्या होगा, आपके मन में टालू भाव आएगा, आप उस काम को करना नहीं चाहिएगा। यही कहा गया है कि लेखक आज भी उद्योगों एवं गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। तो लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर में देखिए, कहता है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलू से जाति प्रथा को एक हानिक प्रथा का रूप दिखाया है। अब जैसे देखिए, जाति प्रथा जो है इससे बहुत सारी हानियां होती है। हम आपको बताए थे कि लेखक ने इसमें जो जाति प्रथा को बताए थे ये बहुत सोच समझ के लिखे थे कि जाति प्रथा हमारे लिए बहुत हानि होती है, हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे देखिए, इसमें कहा गया है कि इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। जैसे अभी हम आपको बताएं कि मेरा मन है कि कोई और कार्य करने का, ठीक है साथियों, लेकिन हम जातिवाद के कारण हम मेरा मालिक की छोटा जाति बन जाएगा, वो बन जाएगा, जिसके कारण हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं और हमें आर्थिक पहलू से उसमें कम रुपया कमाया होता है, हम नहीं कमाते हैं, तो आर्थिक पहलू से भी हमें नुकसान होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन कहता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। हम बताए थे आपको पिछले वाले वीडियो में कि लोकतंत्र और यानी कि राजनेता हैं, और जो राजनेता हैं वो और हम लोग जनता में कैसा उनका रहना चाहिए। अब वो राजनेता बन के नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हम तो मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री, हम हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, वो अलग से बा। उनको भी हम लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहिए, हम लोग की तरह रहना चाहिए, तो वो एक अच्छा चीज़ बनते हैं। अब जैसे देखिए, दूध देखिए अलग होता है, दूध का काम कितना महंगा होता है। पानी 15 रुपया में आपको 1 लीटर मिल जाता है, लेकिन दूध 45 रुपया में 1 लीटर मिलता है। लेकिन यही दूध और पानी को जब हम मिश्रण करा देते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि इसमें पानी मिलाया है कि नहीं मिला गया है। इसी तरह लोकतंत्र और लोगों को दूध और पानी के मिश्रण की तरह मिल के रहना चाहिए, ताकि पता नहीं चले कि लोकतंत्र है कि या लोग है। यही इसमें भी कहा गया है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच की दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे के आवश्यक माना है। अब वो कहेगा राजनेता, अब जैसे देखिए कि बहुत सारे व्यक्ति का मन होता है कि एकदम मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ले, लेकिन उस मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए कि ये एक दर्शक है, ये हम इसी से हम आज जो कुछ हैं, तो आज हम उनको सेल्फी ले लेकर मना कर देते हैं। जैसे एक फिल्म में देखे होइएगा जिसमें अनिल कपूर जी 24 घंटा के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, उसमें अमरीश पुरी से एक हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन अमरीश पुरी क्या करते हैं, उस गरीब व्यक्ति को अपने शीशे में हाथ दाब कर तोड़ देते हैं। क्या उनके अंदर में ये स्वभाव था, हम तो मुख्यमंत्री हैं, हम राजनेता हैं, हम ये हैं वो हैं, नहीं सोचना चाहिए ना। वो भी एक प्रकार के आदमी है, वो भी, और जो हाथ मिलाना चाहता था वो भी एक प्रकार के आदमी थे। अब बताइए, प्रधानमंत्री तो आदमी ही है, मनुष्य है, उनके शरीर में भी ब्लड है लाल, मेरे भी शरीर में ब्लड लाल है, तो हम यदि उनसे हाथ मिलाना चाहेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, हम तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, छुआ जाएंगे, ये वो है, हो जाएगा। क्या वो आदमी, उनको भगवान स्पेशलिस्ट बनाए हैं? हमें भगवान क्या किए हैं कि ऐसे भेज दिए हैं? नहीं, हमें जिस तरह भगवान रचे हैं उससे उसी तरह उन्हें भी रचे हैं। तो यही कहा गया है कि लोकतंत्र और राजनेता और लोगों जो है, यानी लोकतंत्र और लोग जो है, ये दूध और पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए, पता ही नहीं चले कि कौन राजनेता और कौन लोग हैं।
तो शायद आपको ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। यदि समझ आ गया होगा तो मेरे प्रिय साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी गोधूली के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, बाय बाय, टेक केयर।